चलिए, तो आज का जो अपना टॉपिक है, जैसा आपको पता है हमारे नंबर सिस्टम के 2 टॉपिक्स हो चुके हैं। नंबर सिस्टम में अभी तक आपने 2 टॉपिक्स कर लिया है। पहला टॉपिक जो आपने पढ़ा है, ठीक है, वो आपको क्या मिला है? इंट्रोडक्शन विथ नंबर सिस्टम। इंट्रोडक्शन विथ नंबर सिस्टम, जिसमें आपने अलग-अलग टाइप्स के नंबर्स देखे कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, वो किस प्रकार डिफाइन होते हैं, उनका यूज़ कैसे होगा वो देखा आपने। और दूसरा आपने पढ़ा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये 2 चीज़ें अभी तक आपने देख ली है, ठीक है। और आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियोस को देख सकते हैं, वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, ठीक है। ये ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियोस को वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करना है हमें, वो स्टार्ट करना है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, अगर हम इसके हिंदी की बात करें, हिंदी समझने की बात करें, तो इसको हिंदी में शेषफल प्रमेय कहा जाता है। शेषफल वेट दोस्तों, लाइट कटी है, आई होप थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं नेट कनेक्ट कर दूं। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं। शेषफल प्रमेय, ठीक है, शेषफल प्रमेय। अब आपको यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि सर कोई थ्योरम डिस्कस करने जा रहे होंगे हम लोग के साथ, कुछ ऐसा होगा जो हम लोग ने कभी देखा नहीं है। तो अपने दिमाग से सबसे पहली बात कि ये थ्योरम टेंस मतलब हटा दीजिए। ये थ्योरम, ये जो प्रमेय लिखा हुआ है, इसको अपने दिमाग से अलग कर दीजिए। इसका कोई भी रोल हमारे कॉन्सेप्ट्स में नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे। हम जनरली थ्योरम का नाम सुनते ही, प्रमेय का नाम सुनते ही हम ये समझ जाते हैं कि हमें थ्योरम पढ़ना होता है। यहाँ पे आपको थ्योरम नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो मतलब आप तो सिर्फ रिमाइंडर से समझो, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रिमाइंडर होता कहाँ पे है, कैसे होता है, किसको रिमाइंडर कहा जाता है। तो जब आपने टर्म सुना है रिमाइंडर का, जब आप टर्म सुनते हैं रिमाइंडर का, ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पता होता है कि इसके साथ 3 टर्मिनोलॉजी और आती है। कौन कौन आती है? आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा जिसको यूक्लिड कॉन्सेप्ट कहा जाता है, कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये हर किसी ने पढ़ा होगा। और जब भी आप बचपन में डिवीजन सॉल्व करते थे, तो आपको जब वेरीफाई करने के लिए कहा जाता था कि आप अपने डिवाइड को वेरीफाई करके बताओ कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, तो आप इसी इक्वेशन का यूज करते थे। अब हम बात करते हैं कि जब हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं तो कौन कहां पर होता है। देखिए, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइडेंड कहा जाता है। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइडेंड कहा जाता है। जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको डिवीजर कहा जाता है। डिवीजर जब डिवाइडेंड को डिवाइड करता है तो वो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करता है किसी नंबर से, वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टर्म आपका क्वेसेंट कहलाता है। और सॉल्यूशन करने के बाद ये जो टर्म आता है ये आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं इनके नेचर की, बात करते हैं। डिवीजर आपका पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है। डिवाइडेंड आपका पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है। क्वेसेंट आपका पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है। बट रिमाइंडर आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि हमने -18 को 2 से डिवाइड किया, तो हमें यहाँ पे -9 मिलेगा और रिमाइंडर 0 मिला। यहाँ पे नेचर देखिए, ये पॉजिटिव है,
ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि जीरो, एक चीज ऐसा भी बोल सकते हैं कि जीरो को हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलते हैं, बट थिंक यहाँ पे इससे ठीक है, आप इसको नो पॉजिटिव नो नेगेटिव लिख लीजिए, क्योंकि जीरो को किसी चीज में कंसिडर किया नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहीं पे बेटा ऐसा होता जैसे हम 2 को -19 से डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसको 9 बार डिवाइड करते हैं, -9 करते हैं, ये -18 होता, फिर आप माइनस करते हैं, ये -1 आता आपका। अब आपको पता होना चाहिए कि -1 नहीं आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, बाय नेचर ये पॉजिटिव होता है। तो अब हम इसी चीज को समझेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, क्या समझना है वो देखिए। अभी तक आपको जब भी पढ़ाया गया है स्कूल में, जब आपने स्कूलिंग की है, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे मान लीजिए कि 7 एक नंबर जिससे डिवाइड करना है, कोई नंबर ले लेते 45, ठीक है, तो आप 7 के टेबल को पढ़ते थे, 7 14 देन 21 देन 28 देन 35 देन 42 देन 49, ये आएगा 7 इंटू 6 बार में और ये आएगा 7 इंटू 5 टाइम, सॉरी 7 इंटू 7 टाइम्स में। दोस्तों अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व ये करते थे कि आपके टीचर ये बताते कि या तो बेटा एग्जैक्ट डिवाइड करो या तो बेटा उससे एक कम लो, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 7 के टेबल में नहीं आता है, तो हम इसको 7 6 जा 42 कर देते हैं और वी गॉट अ रिमाइंडर 3, ठीक है। और यही अगर ये वैल्यू 49 होता तो हम इसको 7 7 जा 49 कर देते और हमें रिमाइंडर कितना मिलता, 0 मिलता। अब बात यहाँ पे ये है कि क्या रिमाइंडर सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है? तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि फाइनली जब हम उसको कंक्लूजन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन हम थ्रू आउट सॉल्यूशन, हम थ्रू आउट प्रोसेस उसको नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं और पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते तो ये जो 745, यहाँ पे 45 को जो हमने 7 से डिवाइड करने की बात की है, अगर हम इसको 7 टाइम्स करता तो मुझे 49 यहाँ लिखना पड़ता और मुझे रिमाइंडर कितना मिलता, -4 मिलता। रिमाइंडर कितना मिलता, -4 मिलता। ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता कि हाँ रिमाइंडर कितना बचा, तो अगर आप -4 इसको फाइनल आंसर बोलेंगे तो फिर वो गलत है। आपको उसको बोलना पड़ेगा कि रिमाइंडर फाइनली कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर सॉल्यूशन के दौरान आप माइनस रख सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के दौरान आप उसको माइनस रख सकते हैं, लेकिन फाइनली आप उसको हमेशा प्लस कंसीडर करेंगे। आप थ्रू आउट सॉल्यूशन माइनस में रख सकते हैं रिमाइंडर को, लेकिन वो डिपेंड करता है, माइनस प्लस आप जो भी रख सकते हैं, लेकिन माइनस में रख सकते हैं, हम ये कह रहे हैं। लेकिन रिमाइंडर कभी भी फाइनली आपका निगेटिव में नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। फाइनल आंसर जब भी आएगा रिमाइंडर का तो वो आपका पॉजिटिव में आएगा। अब बात ये आती है कि सर हमें निगेटिव लेना ही क्यों है, तो इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने बातें कही हैं पहले हम उसको देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि 17 डिवाइडेड बाई 5 है, 17 डिवाइडेड बाई 5 है, 17 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे इसके दो रिमाइंडर होंगे, इसके दो रिमाइंडर होंगे। एक तो इसका +2 रिमाइंडर होगा, क्योंकि अगर हम 5 3 जा 15 करते हैं तो +2 आएगा, और हम 5 4 जा 20 करते हैं तो -3 आएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि अपन ने माइनस क्यों लिया, मत परेशान होइए, लेकिन अभी बस मतलब समझते रहिए कि जब आप एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, वी गॉट टू डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है ना, द वन इन पॉजिटिव, द अनदर इज इन नेगेटिव। सपोज कीजिए मैंने आपके सामने दूसरा नंबर लिया है, जैसे मान लीजिए 53 हमने लिया, और इसको अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 8 6 जा 48 होगा, मतलब एक तो रिमाइंडर आपका +5 आएगा, और दूसरा रिमाइंडर अगर हम 8 7 जा 56 करते हैं तो दूसरा रिमाइंडर हमारा -3 आएगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल लीजिए, अगर हमने मान लीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास एक वैल्यू है 109, और इसको मान लेते हैं हमने 11 से डिवाइड किया है, तो 11 से डिवाइड करने पे 11 9 जा 99 होता है, मतलब इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 10 होगा, और 11 10 जा 110 होता है, इसका नेगेटिव रिमाइंडर -1 होगा।
तो आपको एक बात समझ में आया कि किसी भी नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं देन वी ऑलवेज गेट द टू डिफरेंट रिमाइंडर्स, द वन इज पॉजिटिव है एंड अनदर इज नेगेटिव। अच्छा, दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, दूसरी बात अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो आपको एक डिफरेंट चीज और मिलेगी। क्या मिलेगी? आप देखो यहाँ पे दो अलग अलग जो आपके पास रिमाइंडर्स आ रहे हैं, दो अलग अलग जो आपके पास रिमाइंडर्स आए हैं, ठीक है, अगर हम उनका सम करते, जैसे फर्स्ट केस में बात कीजिए जब 17 डिवाइडेड बाई 5 है, उसका एक रिमाइंडर 2 है, प्लस 2 है, और एक रिमाइंडर -3 है। अगर हम साइन को इग्नोर कर देते हैं, अगर हम साइन को इग्नोर कर देते हैं तो दोस्तों 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। अगर विदाउट इंक्लूडिंग देयर साइन अगर हम उन नंबर को जोड़ेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाता है जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है। जैसे 53 डिवाइडेड बाई 8 है, 53 डिवाइडेड बाई 8 है, इसमें आपको देखो एक रिमाइंडर +5 मिला है, एक रिमाइंडर -3 मिला है। अगर हम साइन को रिमूव कर दे तो 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। तो भैया यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। अगर मान लीजिए मैंने 109/11 लिया, इसके रिमाइंडर को मैं देखूं तो भाई मेरे यहाँ पे क्या दिख रहा है अपन को? यहाँ दिख रहा है अपन को एक 10 रिमाइंडर प्लस में और एक माइनस में 1 रिमाइंडर। साइन इग्नोर कीजिए, 10 + 1 कीजिए, 11 हो जाता है। यहां से एक बात और समझ में आया कि अगर इन तीनों में से कोई दो पता है तो हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई दो पता है तो हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब बेटा कि मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिवीजर की वैल्यू, जो डिवीजर की वैल्यू होगी, अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा 8 और मैंने बोला कि एक जो रिमाइंडर है उसका, एक जो रिमाइंडर है उसका, फर्स्ट जो रिमाइंडर है उसका, वो मान लीजिए मैंने आपको कहा 3, तो मुझे फटाफट आंसर बताओ मैसेज में कि सेकंड रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी? सेकंड रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी? अगर 8 डिवीजर है और एक रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है तो दूसरा रिमाइंडर का वैल्यू कितना होगा? If one of the remainder is 3, then what is the value of another remainder? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। क्या होगा? किसी को पता नहीं? नो वन हैव एनी आइडिया? भाई सिंपल है, 5 होगा, -5 होगा। बहुत सही। आंसर कितना होना चाहिए? -5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मेरे देखो, ऐसे भी तुम सोच सकते थे कि 5 में हम कितना ऐड करेंगे तो 8 होगा, तो 5। अब एक रिमाइंडर पॉजिटिव वाला पता ही था तो दूसरा रिमाइंडर निगेटिव वाला होगा, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? -5 होना चाहिए। बेटा यहां से अब आपको एक चीज अपने कॉपी में नोट कर लेना है, वो ये नोट करना है कि मोड ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर, मोड ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस मोड ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, मोड ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस मोड ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू 10 डिवाइड, डिवीजर बोल सकते हैं हम, डिवीजर बोल सकते हैं उसको। मैंने मोड वर्ड यूज क्यों किया? मोड वर्ड मैंने इसलिए यूज किया यहाँ पे, मोड वर्ड हमने इसलिए यहाँ पे यूज किया है जिससे बेटा क्या हो सके, जिससे आपका यहाँ पे ये बेनिफिट हो सके कि जो नेगेटिव हमारा था, क्या, जो हमारा नेगेटिव वाला वैल्यूज था उसको हम बार बार ये ना कहें कि हमने वहां पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर की है। ठीक है ना? वहां पे हमने क्या वैल्यू कंसिडर की है? उसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर की है। वेट कीजिएगा थोड़ा, मैं नेटवर्क कनेक्ट कर दूं। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो फटाफट थंब का साइन लगा दीजिए और एक लाइन और भी नोट कर लीजिए उसके नीचे कि ऑलवेज
consider always consider remainder is in positive value, is in पॉजिटिव वैल्यू। ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखिए, अब ये सारी कहानी हुई क्यों थी, अब वो पहले समझते हैं। कोई मुझे ये बता सकता है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ कि 3/5 जब आप 3/5 करते हैं तो उस कंडीशन में रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है? 3/5 जब आप करते हैं तो आपके रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है? Whenever you divided 3/5, what is the value of remainder? वॉइस तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि नेटवर्क अप डाउन किया था तो शायद आपको प्रॉब्लम हुई हो, अदरवाइज आई थिंक वॉइस तो क्लियर है। 3 होगा। देखो अब बच्चा बात आती है कि 3 आपने कह दिया क्योंकि अभी हमने पढ़ा, इसलिए जब हम 5 को 3 से डिवाइड करने जाते हैं और हम आपसे कहें कि भैया इसको डिवाइड करो, तो आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, जो स्कूल में आप पढ़ के आते हो, वो क्या होता है भाई, मिनिमम हम किसी भी टेबल को 1 टाइम्स पढ़ते हैं। तो 5 बन जा 5 अगर हमने पढ़ा तो रिमाइंडर तो हमारा -2 आना चाहिए था, और एक रिमाइंडर -2 है, डिवीजर की वैल्यू 5 है, इसका मतलब जो दूसरा रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। अब वो 3 कैसे आया होगा? अब आपने एक कदम पीछे करके डिवाइड कर लो, तो 3 को 5 से आप 0 टाइम्स डिवाइड करो तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो भाई मेरे यहां से एक बात समझ में आई कि जब भी कोई नंबर एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर होता है वो किसके बराबर होता है? रिमाइंडर के बराबर होता है, इन केस जब न्यूमरेटर पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा, जब न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तो उस केस में जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो न्यूमरेटर के बराबर होती है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसको फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि उनके रिमाइंडर्स क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक वैल्यू है 17/23, मुझे दोनों रिमाइंडर बताने हैं आपको, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। दूसरा 59/7, तीसरा 84/11। फटाफट कमेंट कीजिए कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर क्या होगा, और दोनों रिमाइंडर लिखिएगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। 17 और -6, ओके, पहला का -6 और 11, ओके, जल्दी गाइस जल्दी, फर्स्ट हो गया तो सेकंड कीजिए।
ठीक है प्रिया, नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी जल्दी करते चलो। चलिए अब अपन अपने आंसर को मैच कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपका न्यूमरेटर का वैल्यू जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर के वैल्यू से। तो पहले वाले में तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, 1 17 होगा, 23 से डिवाइड हुआ है मतलब दूसरा -6 होगा। इसमें बड़ा है, डिवाइड करना पड़ेगा। 7 8 जा 56 होता है, तो 7 8 जा 56 करेंगे तो एक तो +3 आएगा और एक +3 है तो अगला -4 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद करेंगे इसका तो 11 7 जा 77 होता है, तो एक +7 मिलेगा, दूसरा -4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेमा का सिर्फ एक आंसर गलत था। आई होप हेमा को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपका ऊपर का वैल्यू छोटा होता है तो डायरेक्टली आप वही रिमाइंडर के फॉर्म में लिखते हैं, ना कि आप 11 लिखेंगे उसके जगह पे, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो अभी तो तुमने लिख लिया, सेटिस्फैक्शन कैसे होगा। अब अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको एक अच्छा सा सेटिस्फैक्शन हो सके। जैसे मान लेते हैं हमें किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करना है। एक वैल्यू हमने ले लिया 45 और दूसरा वैल्यू हमने ले लिया 78। ठीक है, देखो अब समझना कि जब आप 45 इंटू 78 करेंगे और अपॉन में 7 करेंगे, तो अगर आप इस नंबर से सिर्फ कंपेयर करो तो आपको कितने रिमाइंडर मिलेंगे। 7 6 42 करोगे तो यहाँ पे एक आपका +3 आएगा और एक आपका -4 आएगा, और इसके रिस्पेक्ट में चेक करोगे तो एक बार आपका +8 आएगा और एक बार आपका -1 आएगा। शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? सर 1 आएगा हाँ, +1। जी जी जी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। देखिए यहाँ पे अपना +1 हो जाएगा और ये आपका -6 हो जाएगा। देखो मुझे भी गलती किस लिए दिख गई, क्योंकि हमने जब दोनों नंबर को जोड़ा तो मुझे 7 नहीं मिल रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कि शायद मैंने कुछ गलती की है। तो वैसे आप भी समझ सकते हो। अब बेटा आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको चारों कंडीशन दिखाऊंगा कि आप किसी भी नंबर को ले हुए, किसी भी नंबर को लोगे, यानी किसी भी साइन को अगर आप लेते हैं तो आपका आंसर सेम आता है। जैसे सपोज करो हम पहला केस में एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव लेते हैं, तो देखो 45 मल्टीप्लाई बाई 78 डिवाइडेड बाई 7। मान लीजिए हमने ये दोनों केस प्लस वाला लिया है, तो मतलब यहां से कट के रिमाइंडर 3 आएगा और यहां से कट के रिमाइंडर 1 आएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने पहला प्लस लिया और दूसरा माइनस लिया, पहला प्लस लिया और दूसरा माइनस लिया, तो भैया 45 मल्टीप्लाई बाय 78 अपॉन में 7 है। पहला प्लस लो तो ये 3 होगा, दूसरा माइनस लो तो ये -6 होगा, मल्टीप्लाई करो कितना हुआ -18 अपॉन में 7। अब बरखुरदार जब ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी ना तो थोड़ी देर के लिए माइनस का साइन भूल जाओ और फिर से डिवाइड करो, तो 7 2 जा 14। मेरी बात को फिर से सुनो, अगर बेटा ऊपर की वैल्यू बड़ी हो, मतलब कि अभी वापस से डिवाइड होने की कंडीशन में अगर हो, तो माइनस साइन को भूल जाओ और 18 डिवाइडेड बाई 7 करो। जब आप 18 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो 7 2 जा 14 होगा, मतलब कितना मिलेगा -4/7। क्या मिलेगा -4/7, माइनस तो वापस आ जाएगा। और देखो बेटा यहाँ पे भी मैंने एक लाइन लिखवाया था कि ऑलवेज कंसीडर रिमाइंडर इज इन पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू में करते हैं।
तो बेटा जब आपका ये -4 आ रहा है तो अब सोचो 7 से डिवाइड किया, एक रिमाइंडर -4 है, तो अगला रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अच्छा, इस बार अब एक नेगेटिव ले लो और दूसरा पॉजिटिव ले लो, तो भैया 45 मल्टीप्लाई बाई 78 अपॉन में 7, माइनस लोगे तो ये -4 होगा और प्लस लोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो मतलब -4/7। वापस से सेम ये वाली कहानी हो गई, क्योंकि माइनस है तो भैया अगला रिमाइंडर लेना पड़ेगा, तो ये 3 होगा। चलो अब हम केस लेते हैं माइनस माइनस वाला, तो माइनस माइनस वाला लेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाई 78 अपॉन में 7, यहां से सॉल्व करो -4, यहां से सॉल्व करो -6, मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस, 6 चौको 24, 24/7, वापस से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। तो इससे एक बात समझ में आई कि एग्जाम में या कहीं पे भी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस के समय, असाइनमेंट सॉल्व करते समय, टेस्ट देते समय, मेन पेपर के अटेम्प्ट के समय, आपने अगर ऐसा हुआ कि आपके फ्रेंड ने प्लस माइनस लिया है और आपने माइनस प्लस लिया है या माइनस माइनस लिया है, तो आपके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब बात आती है सर, तो फिर आपने इतनी तो मेहनत कर ली, लेकिन सर मुझे किससे सॉल्व करना होगा? मैं कैसे समझूंगी या मैं समझूंगा कि मुझे एग्जाम में किस क्वेश्चंस में हमें प्लस वाला लेना चाहिए, माइनस वाला लेना चाहिए, किसका प्लस वाला लेना चाहिए, किसका माइनस वाला लेना चाहिए? तो बरखुरदार हमेशा वी हैव बिलीव इन स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्योंकि छोटे वैल्यू का कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। तो बेटा अगर मान लो कि 45 मल्टीप्लाई बाई 78 अपॉन में 7 लिखा हुआ है, अब आप बताओ अब ये मत बोलना अच्छा इसमें छोटा कौन है, जरा बताओ पहले मुझे, इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है? जल्दी से बताओ, इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है? सर -4। -4। अब यहाँ पे यही चीज समझना है, माइनस प्लस को छोड़ दो, डिजिट के फॉर्म में देखो छोटा कौन सा है। डिजिट के फॉर्म में देखिए तो यहाँ पे 3 छोटा है, यहाँ पे कौन छोटा है? 3 छोटा है, और यहाँ पे डिजिट के फॉर्म में देखे तो कौन छोटा है? 1 छोटा है। दोनों प्लस वाला ही मिल गया सौभाग्य से, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है 3/7, भैया ये प्लस में है, अपना आंसर फाइनली क्या होगा? 3 होगा। हमें चारों सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम कोई भी रैंडम 2 डाटा उठा सकते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप कोई भी 2 रैंडम वैल्यू ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें पॉजिटिव पॉजिटिव ही उठाना है या पॉजिटिव नेगेटिव ही उठाना है, जो छोटी वैल्यू दिखेगी आप वो वैल्यू उठा लीजिए। भैया फटाफट पहले नोट कर लो, नोट करने के बाद थंब का साइन लगा, पहले आप नोट कर लो और नोट करने के बाद थंब का साइन लगा दो जल्दी से।
चलो भाई, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपन कहाँ थे, अपन उस पोजीशन पे आ गए। देखिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, थोड़ा उसको बना के बताएं मुझे, फिर मैं आपको इसके बाद का कुछ और बचा हुआ लॉजिक समझाता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए एक नंबर है अपने पास 23 मल्टीप्लाई बाई 46 डिवाइडेड बाई 1, इसका रिमाइंडर क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 47 मल्टीप्लाई बाई 88 अपॉन में 11, इसका रिमाइंडर क्या है? तीसरा है 57 मल्टीप्लाई बाई 48 डिवाइडेड बाई 7, इसका रिमाइंडर क्या है? चौथा है 35 मल्टीप्लाई बाई 81 डिवाइडेड बाई 8, इसका रिमाइंडर क्या है? तो गाइस स्टार्ट हो जाइए और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को फटाफट। अकॉर्डिंग टू यू फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा, ओके। सेकंड का भी 3 आएगा, ओके। फर्स्ट का 3 आएगा, सेकंड का 0 आएगा, थर्ड का 6 आएगा, ठीक है। सेकंड का 3 आएगा, ठीक है। सेकंड का 3 आएगा, ओके। फोर का 3 आएगा, ठीक है। 3 का 6 आएगा, ठीक है। 4 का 3 आएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा हमने आपको सिखाया था वैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। 23 मल्टीप्लाई बाई 46 अपॉन में 5, इसको हमने काटा तो हमें -2 मिला होगा, इसको हमने काटा तो +1 मिला, तो हमें -2/5 मिला। -2 हो नहीं सकता था इसलिए हमने 3 ले लिया। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा लेट से करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, 57 मल्टीप्लाई बाई 48 अपॉन में 7 है। जब आपने इसको किया होगा तो 7 8 जा 56, यहाँ पे 1 बचा होगा। जब आपने इसको किया होगा तो 7 7 जा 49 होता है, यहाँ से -1 बचा होगा, यानी -1/7, -1/7 का आंसर 6 होना चाहिए, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई बाई 81 अपॉन में 8, 8 4 जा 32 किया होगा आपने, तो यहाँ से 3 बचा होगा और यहाँ पे 1 बचा होगा, आंसर आपका 3 आया होगा। अब बात आती है, सर आपने ये वाला छोड़ दिया, अब मुझे आपको इस क्वेश्चन को सेपरेट सॉल्व करना था। उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं 25 डिवाइडेड बाई 5 करता हूं तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी, ये बताओ। अगर मैं 25 मल्टीप्लाई बाई 5 करूंगा तो रिमाइंडर की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी, बहुत सही। अच्छा, और 0 में मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 0 मिलेगा, ठीक है। तो बेटा बच्चा 47 मल्टीप्लाई बाई 88 अपॉन में 11, ये तो डायरेक्टली कटा है ना। 11 के टेबल में 88 आता है ना बरखुरदार, तो यहाँ तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 है ना। जब यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, अब इसकी रिमाइंडर की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका आंसर 0 होगा ना। तो वाई यू पुट अप 3? तो भैया आप लोगों ने किस खुशी में 3 लिखा था? जब आप ऐसे नंबर को देख रहे हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, तो देन वाई वी पुट अप द वैल्यूज? भाई क्लियरली है कि उसका आंसर 0 होगा। ये सबने गलती की एक्सेप्ट हेमा को छोड़ के। क्लियर हुआ क्यों इसका आंसर 0 होगा? हाँ, अगर यही चीज ऐसा होता कि 47 प्लस 88 अपॉन में 11 होता,
तो नो डाउट आप यहाँ पे काट के 3 लिख रहे हो तो यहाँ पे काट के 0 लिखते हो और आपका आंसर 3 आता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 3 + 0 की वैल्यू 3 होती है। लेकिन बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 की वैल्यू तो 0 होती है ना, इतना तो आप भी समझदार हो। तो आई होप ये जो छोटा सा डाउट था वो क्लियर हो गया होगा आपके। ठीक है, अब बात ये आती है कि मान लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं जो एसएससी ने अपने प्री के एग्जाम में पूछा था, उसके बाद में उसी पैटर्न से दूसरा क्वेश्चन उठाऊंगा तो उसको सॉल्व करेंगे अपन। एसएससी के प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन था कि 70 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 65 मल्टीप्लाई बाई 87 मल्टीप्लाई बाई 1735 डिवाइडेड बाई 17, इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब मैं इसके जगह पे क्वेश्चन लेता हूँ, वो देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 131 मल्टीप्लाई बाई 37 मल्टीप्लाई बाई 1376 मल्टीप्लाई बाई 1395 मल्टीप्लाई बाई 26 और इसके साथ क्या ले लें 24 ले लेते हैं डिवाइडेड बाई 13। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया। ठीक है, ये आपको करना है, एएसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए भाई। अगर मैं पहले तो एज ए स्टूडेंट सोचूं कि मुझे अगर इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है तो इस जन्म में तो मुझसे बनने से रहा, वो तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करते रह जाऊंगा इस जन्म में। कहने का मतलब उस गिवन टाइम में तो मुझसे नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात आता है कि जब गिवन टाइम में बनेगा नहीं तो फिर क्वेश्चन दिया है तो उसका कोई तो मोटिव होगा। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको लगे कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किसी ना किसी पैटर्न पे बैठा होगा या उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगा होगा जिससे उस क्वेश्चन को हम आसानी पूर्वक जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यूज को देखूं बेटा, तो मुझे पता है कि 13 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नो डाउट 130 होता है। तो भाई 13 के पहले बार में तो 13 एलिमिनेट हो ही जाएगा, तो यहां से रिमाइंडर तो सिर्फ 1 ही बचेगा। इसको चेक करो, 13 3 जा 39 होता है, इसको डिवाइड करोगे तो -2 आएगा। ये 13 13 कट जाएगा, 13 7 जा सॉरी 13 5 जा 65 13 6 जा 78 होता है। तो भाई ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया होगा, इसको एलिमिनेट करने जाओगे 78 मतलब कि -2 बचेगा। इस पे आ जाओ, वापस से 13 एलिमिनेट होगा, 13 7 जा 91 होता है, मतलब इसको एलिमिनेट करने जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। 13 2 जा 26, ये तो खत्म हो गया। इसको करने जाओगे तो भैया यहाँ पे -2 बचेगा। अब सबसे पहली बात, साइन काउंट करो कितनी बार है। तो साइन आपका एक बार, दो बार, तीन बार, 3 बार नेगेटिव साइन है। 3 बार नेगेटिव साइन का मतलब है कि आपका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर माइनस इवन टाइम्स होता है, अगर माइनस इवन टाइम्स होता है तो हमारा आंसर प्लस में आता है, और अगर माइनस ऑड टाइम्स होता है तो हमारा आंसर माइनस में आता है। ठीक है, तो बरखुरदार ये माइनस में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 4 4 16 16 दूनी 32 -32/13। और अभी मैंने बताया था कि अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी, अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी तो बेटा आपको क्या करना है, दोबारा से डिवाइड करना और उस कंडीशन में साइन को भूल जाना। तो साइन को भूल जाइए, 13 दूनी 26 होगा, मतलब -6/13। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 होगा। इस बात में किसी को कोई समस्या, समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो थंब का साइन लगा दो फटाफट, जल्दी जल्दी। अगर दिक्कत नहीं है तो फटाफट थंब का साइन लगाओ। चलो भैया, अब बगल वाला जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 14 आना चाहिए,
पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलती कर दी है। उसका आंसर 14 तो नहीं आएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। सेवन आएगा, ओके ठीक है। और भी बनाओ भैया जल्दी जल्दी, सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। चलो भाई, सबके आंसर 7 आ गए हैं। ठीक है, अपन एक बार क्रॉस चेक कर ले, अगर किसी का नहीं आया होगा तो वो यहाँ देख ले। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी पूर्वक आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए 17 के टेबल में इसको एलिमिनेट करने जाएंगे, 17 4 जा 68 होता है, यहाँ पे 2 बचेगा। 17 6 जा 102 होता है, यहाँ पे -2 बचेगा। 17 4 जा 68 होता है, यहाँ -3 बचेगा। 17 5 जा 85 होता है, यहाँ पे 2 बचेगा। और यहाँ पे आपका 17 एलिमेंट हो जाएगा, 35 को एलिमिनेट करने जाओगे 1 बचेगा। माइनस आया कितनी बार? 2 बार आया, मतलब आंसर प्लस में आएगा। 2 दूनी 4 चलती है 12, 12 दूनी 24, 24 बटा में 17, इसको वापस से डिवाइड करोगे तो आंसर 7 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 192 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 1953 मल्टीप्लाई बाय 1956 डिवाइडेड बाय 19। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इलेवन, ओके 11 ठीक है। चलो भाई, इस क्वेश्चन को मैं क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, सही है आपका आंसर, आंसर इसका 11 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। जो अपना अगला कॉन्सेप्ट है बच्चा, वो है फैक्टोरियल। वो क्या है? फैक्टोरियल। इसी का पार्ट है, समझना अच्छे से। ठीक है ना, मतलब रिमाइंडर थ्योरम में ही आएगा। फैक्टोरियल को कैसे, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो हम फैक्टोरियल का मतलब समझ लें। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपसे बोलूं कि 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में ये आता है कि भाई मेरे ये नंबर 5 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यू मल्टीप्लाई में जाएगा और कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा।
मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। सिमिलरली अगर 6 फैक्टोरियल है तो ये क्या होना चाहिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। उसी प्रकार बेटा अगर 9 फैक्टोरियल है तो 9 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है वो वैल्यू वहां से स्टार्ट होगी और वो डिक्रीज ऑर्डर में जाते जाते कहां पे रुकेगी, 1 पे रुकेगी। यानी अगर मैं इसको n से रिप्रेजेंट करूं कि n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो हम लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 डॉट, ये वैल्यू कहां पे जाके रुकेगी, 1 पे रुकेगी। ठीक है, इससे पहले आपका 2 होगा, इससे पहले आपका 3 होगा, इस प्रकार से ये वैल्यू होगी और ये इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, अच्छा, मैं यहीं पे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लिए कि जैसे 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल को भी मैंने क्या लिखा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, अपन ने ये लिखा। अगर मैं इसको किसी दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूं तो अगर अपन देखें तो ये पूरा का पूरा 5 फैक्टोरियल है, ये पूरा का पूरा 5 फैक्टोरियल है, तो आप क्या 6 फैक्टोरियल को 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये बात सही है। अच्छा, उसी प्रकार अगर मैं देखूं कि अगर मैं 6 और 5 को छोड़ दूं तो ये 4 फैक्टोरियल के बराबर है। चाहे तो हम इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम फैक्टोरियल को चाहें तो कुछ अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वहां से आप एक सीक्वेंस नंबर फाइंड आउट कर लीजिए और वहां से आप इस चीज को लिख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो आपको बात ऑब्जर्व करनी है वो ये करनी है बेटा कि यहाँ पे कोई भी नंबर, यहाँ कोई भी नंबर उस सीरीज में एक ही बार लिखा गया है, किसी भी नंबर का रिपीटेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9 आया। मतलब 9 फैक्टोरियल में अगर हम देखें एक एग्जाम्पल के तौर पे तो भाई मेरे वहां पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि क्या हुआ हो, रिपीट हो रहा हो, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो 10 फैक्टोरियल को बेटा मैं 90 इंटू 8 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, 90 इंटू 8 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें से कुछ वैल्यूज आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ठीक है, मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे। देखिए 1 फैक्टोरियल, अच्छा ऐसे भी लिख लो, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल का साइन दोनों होता है, इस प्रकार से फैक्टोरियल को इंडिकेट किया जाता है और इस प्रकार से फैक्टोरियल को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040 होती है, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40320 होती है और 9 फैक्टोरियल की वैल्यू 3, ये जीरो होगा, 9 दूनी 18, हाथ में 1 27 28 9 चौको 36, 367280 होता है। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 367280 होता है। तो बरकरार कम से कम तो आपको 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, वो आपको काम आता है। तो पहले फटाफट आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
आफ्टर नोटेड देन रिप्लाई मी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 999 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 18 मान। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इतने बड़े एक्सप्रेशंस को अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय 18, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो सोचने वाली बात ये है कि जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर कोई सीरीज बहुत बड़ी लग रही हो, आपको लग रहा है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो बरखुरदार आपको ये समझना है कि वो किसी ना किसी पैटर्न पे बैठी होगी। अब सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर हम 18 को, जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है, आप पहले उसके बारे में सोचो कि अगर मुझे 18 से उस नंबर को डिवाइड करना है तो मैं 18 को अगर ब्रेक डाउन करूं तो क्या लिख सकता हूं। तो 18 को मैं चाहूं तो 1 इंटू 18 लिख सकता हूं, मतलब इसके लिए मुझे 18 फैक्टोरियल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 18 फैक्टोरियल में 1 और 18 दोनों मिल जाएगा। अगर मैं चाहूं तो 18 को मैं 2 इंटू 9 भी लिख सकता हूं। 2 इंटू 9 का मतलब ये मुझे सबसे लोएस्ट कौन सा फैक्टोरियल में मिल जाएगा, 9 फैक्टोरियल में मिल जाएगा। अगर मैं चाहूं तो मैं इनको 3 इंटू 6 भी लिख सकता हूं, इसका मतलब ये मुझे सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा, 6 फैक्टोरियल में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं 18 को और किसी भी फॉर्मेट में ब्रेक डाउन तो नहीं कर सकता। अच्छा, बाद में एक जहन और भी आएगी, क्या जरूरी है कि 2 ही टर्म में डिवाइड करना है? नहीं भैया, जरूरी नहीं है कि आप 2 टर्म में डिवाइड करेंगे, आपकी मर्जी, आप 3 टर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप 4 टर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, जरूरी नहीं है कि हम 2 ही टर्म में डिवाइड करेंगे। आपको ये कोशिश करना है कि ये जो 18 है, ये जो 18 यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा है, वो नंबर आपको कितनी जल्दी मिल पाएगा और किस फैक्टोरियल में मिल पाएगा। तो मैं देखूं अगर, तो ये मुझे 6 फैक्टोरियल में सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो भाई मेरे अब आप सोचो 6 फैक्टोरियल की अभी वैल्यू मैंने आपको 720 लिखवाई थी, और आपको पता है कि 720 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर के फॉर्म में जीरो वैल्यू देगी। ये रिमाइंडर के फॉर्म में जीरो वैल्यू देगी क्योंकि ये 18 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, ये 18 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आएगी। अच्छा, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर 6 फैक्टोरियल को ओपन किया जाए तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस फॉर्म में टूटता है। बेटा जब इसको 18 से डिवाइड करोगे तो देखो 6 3 जा 18 और 3 3 से कट जाएगा, जो भी वैल्यू बचेगी ये सारी की सारी परसेंट बच रही है क्योंकि रिमाइंडर तो एग्जैक्टली कट रहा है, तो भैया रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, अच्छा, जब बेटा 6 फैक्टोरियल में जब हमने ऑब्जर्व किया कि 6 फैक्टोरियल में रिमाइंडर की वैल्यू जीरो हो रही है, क्यों जीरो हो रही है, क्योंकि वहां पे हमें 6 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, ये दोनों टर्म वहां पे हमें मिल रहे हैं। तो सोचो 7 फैक्टोरियल में भी जब हम 7 को ओपन करेंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो भैया 7 फैक्टोरियल में भी आपको 6 मिलेगा और 3 मिलेगा। आगे आने वाले यहाँ 6 फैक्टोरियल से इधर जितने भी फैक्टोरियल है, जब हम इनको ओपन करेंगे तो हर एक फैक्टोरियल में आपको 6 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा, हर एक फैक्टोरियल में आपको 6 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा। इसका मतलब कि 6 फैक्टोरियल में भी रिमाइंडर जीरो आएगा, 7 फैक्टोरियल में भी रिमाइंडर जीरो आएगा, 8 फैक्टोरियल में भी रिमाइंडर जीरो आएगा। इस प्रकार यहाँ तक आते आते जितने भी रिमाइंडर होंगे, सॉरी जितने भी फैक्टोरियल होंगे, उन हर पर्टिकुलर फैक्टोरियल में अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। यानी आपको सॉल्यूशन कहां तक करना है, मात्र यहां तक करना है,
मात्र यहाँ तक का सॉल्यूशन करना है। चलो कर लेते हैं। वन फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो भैया 1 लिख लो। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, 2/18 में, तो भैया अभी अपन को पता है कि ऊपर वाला छोटा होता है तो रिमाइंडर वही होता है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6, अभी भी छोटा है तो ऊपर वाला ही होगा 6 होगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24, तो 24 अपॉन में 18 कर लो बेटा, रिमाइंडर कितना मिलेगा तुम्हें 6 मिलेगा, तो +6। ठीक है, फिर देखो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 120, 120 अपॉन 18 करोगे तो दो तरीके से डिवाइड होगा। 18 6 जा जाओगे तो 108 मतलब 12 रिमाइंडर बचेगा, और 18 7 जा देखोगे तो 126 मतलब -6 रिमाइंडर बचेगा। तो हम छोटा वाला ले लेते हैं -6। ठीक है, हमने -6 ले लिया, तो बरखुरदार यहाँ से ये +6, यहाँ से ये -6 कैंसिल, 6 2 8 1 9, 9 जो है वो इस 18 से छोटा है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 9 होगा। किसी भी महानुभाव को समझने में कोई तकलीफ हो तो पहले बता, नहीं तकलीफ है तो थम का साइन लगा दो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, उसके बाद आप नोट कीजिएगा, ठीक है? या पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर अपना क्वेश्चन लेते हैं। पहले आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद थम का साइन लगा दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया 1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल +3 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल +5 फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल +7 फैक्टोरियल -8 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, यहाँ पे प्लस होगा जो भी वैल्यू होगी, और +999 फैक्टोरियल, और मान लीजिए मैंने डिवाइडेड बाई 24 बोल दिया। ठीक है, तो बरखुरदार अब 24 कैसे मिलेगा? अब 24 को एक दिमाग करेगा सर अपन 1 गुना 24 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसके लिए 24 फैक्टोरियल तक जाना पड़ेगा। दूसरा चाहे सर तुम 2 गुना 12 लिख सकते हैं, इसका मतलब 12 फैक्टोरियल तक जाना पड़ेगा। तीसरा मन करे तो सर अगर हम चाहें तो इसको 4 गुना 6 लिख सकते हैं सर, तो भी 24 आ रहा है, तो मतलब 6 फैक्टोरियल तक जाना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ लिख सकते हैं क्या इसको अपन? अगर आप चाहें तो 2 गुना 3 गुना 4 लिख सकते हैं, तो मतलब 4 फैक्टोरियल तक जाना होगा, क्योंकि 4 12 दूनी 24 यहाँ से भी हो जाएगा, तो हमें 6 फैक्टोरियल तक जाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ से काम चला लेंगे। तो भैया इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, यहां से इधर की वैल्यू, यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से इधर का जो भी रिमाइंडर होगा इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इधर से इतना जो भी रिमाइंडर होगा उन सब की वैल्यू क्या होगी 0। अब आपको सॉल्व करना है ये, तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है,
2 फैक्टोरियल का -2 लिख लो क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और 3 फैक्टोरियल का 6 लिख लो, बटा में 24 है, सॉल्व कर लो, कितना आएगा 5/24, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आई होप इट विल बी क्लियर। तो इसके आगे का क्लास जो है वो हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी रिमाइंडर से बहुत लंबा है, अभी अभी आगे और भी क्लासेस आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।